हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और आपको यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि अगर उस टाइप का और भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, जितना आपसे बन पाए मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ। और आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का एग्जाम होगा ना, इसमें 35 एमसीक्यू आएंगे। 35, क्योंकि 70 मार्क्स ही रहता है यहाँ पर फुल, लेकिन हाफ ईयरली है इसलिए 35 ही यहाँ पर एमसीक्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, 35 मिलेंगे और 35 के 35 क्वेश्चंस मेरे पास है। लेकिन अगर 35 एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा तो जो आपका वीडियो है लगभग 40 मिनट का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करना है। इसलिए इसको मैं 2 वीडियो में कराऊंगा। इसमें मैं आपको यहाँ पर 20 करा दे रहा हूँ और इसके बाद जो बचे हुए 15 है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। 2 चार्ज स्पेयर्स विच आर separated at a distance d exert of a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। तो क्या बोल रहा है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं। 2 आवेश वाले गोले d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। समझिएगा, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर चार्ज को हम लोग डबल कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए और उनका जो बीच का डिस्टेंस है इसको भी हम लोग डबल कर रहे हैं, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो बल आएगा ये क्या रहेगा। तो देखिए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऐसे समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 समझते हैं। तो हमारे पास 2 चार्ज हम मान लेते हैं, Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये D है। ठीक है, ये है। तो इस वक्त जो फोर्स लग रहा है ना, इस वक्त जो फोर्स लग रहा है हम लोग इसको F से डिनोट करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अब इसने क्या बोल दिया कि अब क्या करते हैं कि इनके बीच का दूरी को डबल कर दीजिए, यानी कि 2D कर दीजिए, और इनका आवेश को भी दुगना कर दीजिए, यानी कि 2Q1 कर दीजिए और 2Q2 कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए कि जो फोर्स होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब फोर्स कितना आएगा। तो अब हम लोग इस फोर्स को अब एफ डैश से डिनोट करेंगे। किससे? एफ डैश से डिनोट करेंगे। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के Q1, यानी कि 2Q1 आ जाएगा। ठीक है, 2Q1 और साथ में 2Q2 अपॉन में D स्क्वायर, यानी कि 2D का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2D का स्क्वायर। ठीक है, 2D का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी के 4 D स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर में यहाँ पर भी 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। और जो हमारा एफ डैश आएगा ना, एफ डैश आएगा, एफ डैश ये क्या जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि नीचे 2D का स्क्वायर मतलब कि 4 आता, तो 4 से ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, जो कि 2 दूनी के 4 हो रहा था। और ये जो है ये किसके इक्वल है, तो ये F के ही इक्वल है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यदि किसी पिंड पर 100 नैनोकूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस नैनोकूलम वाला को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्यू दिया है, जो कि क्या है, 100 नैनोकूलम है। तो 100 नैनोकूलम का मतलब क्या होता है, 100 नैनोकूलम का मतलब होता है 100, और नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। ठीक है, और यहाँ पर कूलम। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, क्योंकि इस 2 जीरो से यहाँ पर -2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया। तो मतलब हमको क्यू एग्जैक्टली कितना दिया है, तो 10 टू द पावर -7 कूलम दिया है। हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब मौजूद है ये हमसे पूछा। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन। क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग ये जानते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना। तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q अपॉन में ई। Q अपॉन में ई, हमारे पास Q कितना है, Q है 10 टू द पावर -7 कूलम, और E कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, यही होता है। तो जब इसको आप लोग डिवाइड लगाइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास एन का वैल्यू आ जाएगा, एन का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻11। जो नीचे में -19 था, ऊपर में जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी माइनस का 7 था, तो वहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 12, और 12 में से 2 यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, जो कि 6.25 आ गया। आप लोग कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या? न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर वाला क्या है। सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, इसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट एक्सपीरियंसेस। जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बनाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या रखना है, इसमें हमको रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का Q1, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का Q1, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगा। तो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको हम लोग ई वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रख दिया, तो ये क्या अनुभव करेगा? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का Q है और प्लस का Q, तो फोर्स 0 होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये घूम जाएगा, ये मतलब यहाँ पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और रोटेट होना स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, यानी कि एक बल आघूर्ण। क्या लगेगा यहाँ पर? बल आघूर्ण लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 5 नंबर वाला क्या है, देखिए कि अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस spherical surface of radius r. If the radius is double, then outward electric flux will. एक आवेश Q त्रिज्या r की एक गाउसीय गोलाकार सतह से घिरा है, यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए, ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज होता है, मतलब ये डायरेक्टली गुण होता है। आपको याद रखना है कि मतलब साइज पर, आकार पर यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर C 3rd जगह सही, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ये डायरेक्टली गुण है, यानी कि डायरेक्टली प्रॉपर्टीज है, जो कि आपको याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है, कभी भी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। और अगर मैं इसको यहाँ पर समझाना भी चाहूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये भी समझिए। जैसे इसने क्या बोला कि आपके पास यहाँ पर r रेडियस का एक क्या है, यहाँ पर r रेडियस का हमारे पास क्या है कि स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका कि रेडियस r है। तो हम लोग मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है। अब क्या बोल रहा है कि इससे क्या बोल रहा है कि मतलब फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास, तो विद्युत क्षेत्र ही होता है, ठीक है। विद्युत मतलब यहाँ पर क्षेत्र रेखा ही होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर को क्या बोल रहा है कि अब हम लोग इस रेडियस को डबल कर दे रहे हैं, मतलब कि इसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बढ़ा देंगे, मान लीजिए इसको बढ़ा दिए, तो क्या अब यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा निकलने लगेगा? नहीं, ये जो निकल रहा है इतना ही तो निकलेगा। यहाँ पर देखिए इतना ही तो निकलेगा, तो समझ में आपको आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है। और अदरवाइज इतना समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है, इसलिए याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर बोला, क्या बोल रहा है, अ गॉसियन स्फीयर इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। एक गाउसीय गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, गोले में कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स क्या जाएगा, इसको समझिएगा, इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये है हमारे पास एक गाउसीय गोला, तो अपने अंदर ये क्या करता है, एक विद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या होता है? माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, यानी कि माइनस का Q और यहाँ पर रहेगा प्लस का Q, यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि गोले में कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इज इक्वल होता है Q इनक्लोज्ड, यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट, और इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का Q और माइनस का Q, यही तो है अंदर में, माइनस का Q प्लस का Q और अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा 0, और 0 अपॉन समथिंग तो क्या होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट वन है हमारे पास 7 नंबर बोला कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, एंड द पोटेंशियल V इज। तो V तथा E के बीच संबंध क्या होता है? विद्युत क्षेत्र E और
विभव, विद्युत विभव भी में संबंध क्या होता है, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस का dV अपॉन में dx, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का dV अपॉन में कभी कभी dr भी दे देता है, ठीक है, dr। तो ध्यान रखिएगा कि dx ना दे करके dr देगा तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए 8 नंबर वाला क्या है, इफ ई ए, तो ई ए का क्या मतलब है यहाँ पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सिस पर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई दैट द इक्वाटोरियल लाइन एट द सम डिस्टेंस देन। तो यदि ई ए अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति है और ई समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा पर हो, तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो दोनों का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला होता है। ई एक्सिस का क्या होता है, ई एक्सिस मैं लिखता हूँ, यानी कि ई ए का क्या होता है हमारे पास होता है 2kp अपॉन में RQ, ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। और ई इक्वाटोरियल, ठीक है, ई इक्वाटोरियल का क्या होता है हमारे पास, KP अपॉन में RQ होता है, क्या होता है, KP अपॉन में RQ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ई एक्सिस है, ठीक है, डबल है किसका, ई इक्वाटोरियल का, यानी कि हमारे पास ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2E आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास संबंध, जो कि कहाँ दिया गया है, देखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 9 नंबर वाला क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते, तो किस पर, तो इसके लिए आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पता होना चाहिए। तो ये होता है C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो देखिए किस किस पर डिपेंड करेगा, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो ए पर तो डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, इप्सिलॉन नॉट यानी कि प्लेटों के बीच माध्यम पर, तो इस पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि प्लेटों के बीच दूरी पर, तो इस पर भी डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही, यानी कि मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, यानी कि प्लेट किस मटेरियल से बना है इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड सही। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अ डाई इलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक पारा वैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान, तो जितना पारा वैद्युत डाला जाएगा ना धारिता उतना ही बढ़ जाएगा। अगर के टाइम यहाँ पर डाला गया है, मतलब कि के यहाँ पर क्या डाला गया है, पारा वैद्युत डाला गया है, तो ये क्या बढ़ जाएगा, जैसे इसको समझिएगा ऐसे कि हमारे पास पहले क्या था, पहले धारिता था C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये था। अब क्या किए कि इसको पारा वैद्युत डाला गया, इनके बीच एक पारा वैद्युत डाला गया, तो C डैश हमारे पास क्या जाएगा कि मान लेते हैं कि जो पारा वैद्युतांक है ये K है, तो K ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा, यानी कि K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास बढ़ता है, यानी कि इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, बढ़ता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विल बी। एक समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी, तो संचित ऊर्जा कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेगा, यहाँ पर आपको याद ही रखना होगा। तो 1/2 इप्सिलॉन नॉट और इंटू में E स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 नंबर वाला करेक्ट। 1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है और E स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 12 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र, तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र आप लोग कैसे निकालेंगे, तो विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से इज इक्वल टू कहता है वर्क डन बाई Q, यानी कि चार्ज, यही तो होता है। और हम लोग जानते हैं कि कार्य का हमारे पास क्या होता है, कार्य का आपको यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला याद रखना होगा, अदरवाइज इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कार्य का क्या होता है, ML2T-2, याद रखिएगा डायरेक्टली ML2T-2 कार्य का होता है, ठीक है। और अपन में Q, तो Q क्या होता है AT, यानी कि करंट इंटू में यहाँ पर टाइम, करंट इंटू में टाइम, तो करंट को हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर AT आ गया। अब इसको क्या कीजिए, दोनों को यहाँ पर मतलब जो भी करना है गुना भाग कर लीजिए, तो हमारे पास फाइनल क्या जाएगा ML2T-3, क्योंकि एक T नीचे भी है इसीलिए, और यहाँ पर जाएगा A-1, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा ML2T-3 ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर देखिए क्या है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान, तो ओम का नाम सिर्फ जो ओम का नियम है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मान्य होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 जगह सही, यानी कि स्थिर तापमान के लिए। अगर टेम्परेचर आपका वेरिएबल है, मतलब कि बदल रहा है, तो वहाँ पर ओम्स का नियम मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 14 नंबर बोला, क्या बोल रहा है कि वाई इज द व्हीट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन
जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है ये मोर एक्यूरेट क्यों है, ज़्यादा ये मतलब सही क्यों है? प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीट स्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर बना के दिखाऊँ तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं PQRS, इस प्रकार का रेजिस्टेंस लगे होते हैं और बीच में हमारे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है और इसको हम लोग ऐसे कुछ सेल वगैरह से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका P/R है यहाँ पर Q/S के इक्वल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मतलब यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ नल मेथड। तो ये एक नल मेथड है, यह एक शून्य विधि है, इसलिए यहाँ पर एक्चुअली करेक्ट हमको एकदम मिलता है आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखें नेक्स्ट है 15 नंबर, क्या बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग VD से डिनोट करते हैं, वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। अपवाह वेग VD किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है? तो ये देखिए, याद रखिएगा कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 जगह यहाँ पर सही। इसको और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा आप लोग देखते नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसको याद रखिए। इसके बाद देखें नेक्स्ट वन है हमारे पास 16 नंबर, क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? सबसे पहला बात कि किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, ये भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है किरचॉफ के कितने नियम, तो सिर्फ और सिर्फ 2 नियम। कौन सा नियम? एक लूप नियम और एक हमारे पास संधि के नियम, जिसको कि जंक्शन के नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा कि जो लूप के नियम है किसके संरक्षण पर आधारित, तो ये है आपका एनर्जी संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण, सॉरी द्रव्यमान नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जगह सही है। अगर यही आपसे पूछता कि किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है, ठीक है, जंक्शन रूल जो है यानी कि जो संधि का नियम है, ये आपका कौन से कंजर्वेशन ऑफ मतलब लॉ पर बेस्ड है? तो ये है आपका चार्ज पर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा अगर संधि पूछता तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दोनों याद रखिएगा, लूप पूछे तो एनर्जी और जंक्शन पूछे तो चार्ज, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन 17 नंबर बोला, क्या बोल रहा है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में। तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधी के श्रेणी संयोजन में क्या होता है? देखिए मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर R1 है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास R2 है, ठीक है, और इसको मतलब ऐसे सेल वगैरह से जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ से मतलब आपका धारा निकल कर जाएगा, सेम धारा सभी में जाएगा, मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो करंट सेम रहता है किस में, सीरीज में। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ एन सेल वी ऑफ्टन, यानी कि एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं। तो एन सेल का समांतर संयोजन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या है, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कितने सेलों का, तो एन सेल है, मतलब कि बहुत सारे सेल हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I = एन सेल के लिए, पैरेलल के लिए I = E/में R प्लस में R अपॉन में N, और R यहाँ पर क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है और अपॉन में N। तो ये हमारे जो R अपॉन में N है ना, ये आपका डिक्रीज होगा, इसीलिए आपका I इंक्रीज होगा, मतलब कि धारा इंक्रीज होगा। तो मोर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि अधिक विद्युत धारा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, तो देखिए क्या है हमारे पास कि द रजिस्टिविटी ऑफ एलो मैंग, तो मिश्र धातु मैंगनीन का प्रतिरोधकता, यहाँ पर मैंगनीन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। क्योंकि अगर यहाँ पर आपसे पूछ देता कि मिश्र धातु कोई और दे देता कि मिश्र धातु, जैसे बहुत सारे मिश्र धातु हैं, तो मिश्र धातु मैंगनीन न देकर के मिश्र धातु किसी और का नाम दे दे और उसका प्रतिरोधकता पूछ ले, तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मिश्र धातु की प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो आपका मिश्र धातु है, यानी कि जो आपका एलो मैंग है ना, ठीक ना, तो इसका जो मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है कि तापमान से लगभग स्वतंत्र होता है, मतलब कि ये तापमान पर लगभग मतलब डिपेंड ही नहीं करता है, ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सही है। तो इस वीडियो में मैंने इतने ही लिए थे। इसके बाद बचे हुए आपका जो भी क्वेश्चन है 35 तक क्वेश्चंस आपका है, मैंने जैसे कि बताया, और 35 क्वेश्चंस मेरे पास है। तो बचे हुए जो भी क्वेश्चंस है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी इस पर यहाँ पर 200 लाइक्स होंगे, 200 जितना जल्दी लाइक्स होंगे उतना ही जल्दी मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसका सेकंड पार्ट, और आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।